हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवीन एंड यू आर वाचिंग टर्जागी ट्यूटोरियल्स। तो जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेईई और यूपीपीएससी ए की एग्ज़ाम डेट्स काफ़ी पास आ गई हैं एंड आई एम होपिंग कि आपकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। और आपकी प्रिपरेशंस में हेल्प करने के लिए मैं आज से एक लेक्चर वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ इरीगेशन इंजीनियरिंग पर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑन ए गुड डे 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एसएससी जेईई में जो इरीगेशन इंजीनियरिंग से आ जाता है और यूपीपीएससी ए में भी उसका अच्छा खासा वेटेज है। तो ये सिलेबस होगा जो कि हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इरिगेशन एंड इट्स मेथड्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि इरिगेशन होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स को एयर और वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है उनके सर्वाइवल के लिए, और हर प्लांट को अलग अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पहले तो हम लोग पूरी तरीके से रेन वाटर पर डिपेंड करते थे, बट उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ मैन मेड स्ट्रक्चर्स बनाना चालू कर दिए जिसमें कि हम लोग पानी को स्टोर कर लेते हैं जब एक्सेस रेनफॉल होती है, और उसके बाद जब लेस रेनफॉल की कंडीशन में हम लोग उसी स्टोर्ड वाटर को क्या करते हैं, क्रॉप पे या लैंड पे अप्लाई करते हैं। तो यही जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है, कब, जब हमारे पास रेनफॉल क्या हुई हो, कम हुई हो या नॉर्मली, तो ये जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है टू द लैंड थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, ताकि फुल फ्लेज नरिशमेंट हो सके क्रॉप्स का, इसी साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो इरिगेशन में 3 पॉइंट्स हमको जो मेन हमारे कंसर्न है, पहला है हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे हम लोग वाटर को अप्लाई करेंगे। दूसरा, कब अप्लाई करेंगे। और तीसरा, कितना अप्लाई करेंगे, व्हेन एंड हाउ मच। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नीड ऑफ इरिगेशन क्या है। तो पहला तो बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है, इनएडिक्वेट रेनफॉल, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कुछ एरियाज़ में बहुत कम होती है। तो इसी जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है वहाँ से पानी स्टोर करके हम लोग क्या करते हैं, लेस रेनफॉल वाले एरिया में अप्लाई करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी नीड है जी, क्योंकि जहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है तो वहाँ पे इरिगेशन की हमारी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, पेरिनियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। पेरिनियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि हम लोग एक बार सो कर देते हैं और उसके बाद वो 2 साल तक चलती हैं, उनको दोबारा उसमें सोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि शुगर केन, गन्ना। इसके बाद ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स, एक ही साल में जब हम लोग को 2-3 क्रॉप्स बोनी होती हैं, ग्रो करनी होती हैं। इसके बाद ड्रॉट के अगेंस्ट इंश्योरेंस, मतलब सूखे से अगर बचना है, कहीं क्रॉप फेल्योर ना हो जाए, अगर आपके पास इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो सूखे के केस में क्या होगा, आपकी क्रॉप फेल कर जाएगी। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आता है हमको पढ़ना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। तो एडवांटेजेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। इसमें डायरेक्ट एडवांटेजेस में पहला पॉइंट है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। मतलब ये हमने पढ़ा कि जब क्रॉप यील्ड बढ़ती है तो क्या होता है, फूड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ये एक हमारा एडवांटेज हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राउट, तो ये भी क्लियर ही रहेगा। तीसरा, रेवेन्यू जनरेशन, कॉमर्शियल वैल्यू जब बढ़ती है क्रॉप की तो क्या होता है, रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग हम लोग तब मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग एक ही लैंड पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं, तो इस तरीके की क्रॉपिंग हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये भी एक क्या है, एडवांटेज है इरिगेशन का। क्योंकि अगर इससे एक चीज़ फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने 2 क्रॉप्स ग्रो करी है, तो अगर एक फेल हो जाती तो दूसरी हमको क्या, क्रॉप यील्ड दे देती। तो इसके लिए भी इरिगेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यही हमारा एक एडवांटेज भी है। सेकंड, इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला तो पावर जनरेशन, जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम लोग, इरिगेशन की जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन भी करते हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी आपने कैनाल्स देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि उसके पास हम लोग क्या करते हैं, सरफेस रोड्स, सॉरी, हाँ, उसके पास में हम लोग कुछ रोड्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि हम लोग कैनाल्स का क्या कर सकें, इंस्पेक्शन कर सकें या मेंटेनेंस कर सकें। तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन मोड की तरह काम करता है लोकल पीपल्स के लिए। तो ये भी एक इनडायरेक्ट एडवांटेज हो गया। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट, भाई कैनाल बनाएंगे तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब देखिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिगेशन वाटर अगर आप जब मिल जाता है फार्मर्स को, तो वो एक गलती कर बैठते हैं कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा
इंटेंसिव इरिगेशन कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी को अप्लाई कर देते हैं, वाटर को अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वाटर लॉगिंग की जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो क्रॉप क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। क्योंकि वाटर लॉगिंग में जो प्लांट्स के जो रूट जोन होते हैं वो क्या हो रहते हैं, इलएरेटेड रह जाते हैं और क्रॉप का नरिशमेंट नहीं हो पाता, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, जिससे कि क्रॉप यील्ड हमको नहीं मिल पाती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट कर जाता है। हम जानते हैं कि हम लोग फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं क्रॉप्स पे, तो उनमें नाइट्रेट्स होते हैं, तो जब हम लोग इरिगेशन वाटर उस क्रॉप्स पे अप्लाई करते हैं तो वो इरिगेशन वाटर जो है अपने साथ नाइट्रेट्स को लेकर परकुलेट करके ग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है। और जब थर्ड पॉइंट क्या हो गया, जब हम लोग बहुत ज़्यादा इंटेंसिव इरिगेशन कर देते हैं तो उससे बहुत ही कि कोल्ड और डैम्प सिचुएशन बन जाती है, तो जिससे इस डिसीज़ेस का स्प्रेड होने का एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाता है, जैसे डेंगू और मलेरिया। आप जानते हैं कि ये डिसीज़ेस क्या कोल्ड और डैम्प क्लाइमेट में ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। तो गाइज़ ये हमारे क्या होगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होगा। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो देखिए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे, जिसमें इरिगेशन पोटेंशियल मतलब कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगी, 5 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद जब इरिगेशन पोटेंशियल मतलब कमांड एरिया 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में होगा तो वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे और उनमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 0.5 से 5 करोड़ तक होती है। स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट में लेस देन 2,000 हेक्टेयर कमांड एरिया होता है और 0.25 से 0.5 करोड़ क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रहता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक होता है सरफेस इरिगेशन, एक होता है सब सरफेस इरिगेशन। तो देखिए नाम से हमको समझ में आ रहा है साफ साफ कि सरफेस इरिगेशन क्या है और सब सरफेस इरिगेशन क्या है, बट सरफेस इरिगेशन और ज़्यादा डिवाइडेड है, किसमें, फ्लो इरिगेशन में और लिफ्ट इरिगेशन में। फिर फ्लो इरिगेशन पेरिनियल और फ्लड इरिगेशन में फर्दर डिवाइडेड है। तो हम लोग सबसे पहले सरफेस इरिगेशन पढ़ेंगे और सब सरफेस इरिगेशन में नेचुरल सब इरिगेशन और आर्टिफिशियल सब इरिगेशन में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस इरिगेशन पढ़ते हैं। तो देखिए जैसा नाम है वैसा ही काम है, वो टेक्निक्स जिसमें हम लोग वाटर को क्या करें, लैंड के ऊपर या सॉइल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और बाय द पंप्स। तो ये जो मेथड होता है इरिगेशन का, ये जो टाइप है इरिगेशन का, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सरफेस इरिगेशन। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेड मेथड है उन सॉइल्स के लिए जिनका लो से मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें इनफिल्ट्रेशन ना हो, लो हो या मॉडरेट रहे, अंडर यूनिफॉर्म टेरेन। यूनिफॉर्म मतलब टेरेन उनका क्या हो, एक तरीके से प्लेन हो, तो उन्हीं केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस इरिगेशन करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सरफेस इरिगेशन दो टाइप्स की होती है, एक होता है फ्लो इरिगेशन, एक होता है लिफ्ट इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, जब वाटर हायर लेवल पे प्रेजेंट है और उसको हमें लोअर लेवल पे अप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पानी को अंडर द मतलब ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो पानी हम लोग हायर ग्राउंड से लोअर ग्राउंड पे ले जाते हैं और हम लोग क्रॉप्स पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये सिंपली क्या हो गया, फ्लो इरिगेशन, क्योंकि इसमें ग्रेविटी जो है मेजर रोल प्ले कर रही है। इसके बाद लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, पंप्स का, मैकेनिकल मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, मेनली पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि हमको वाटर को किसी लोअर लेवल से उठाकर किसी अपर लेवल पे या सरफेस पर अप्लाई करना होता है। ये इसमें कॉमनली जो है वेल्स, ट्यूब वेल्स, ये जितने भी होते हैं जिससे कि हम लोग इरिगेशन वाटर का सप्लाई करते हैं, वो इस कैटेगरी में आता है, लिफ्ट इरिगेशन। अब देखिए फ्लो इरिगेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पेरिनियल इरिगेशन और दूसरा फ्लड इरिगेशन। तो पेरिनियल इरिगेशन में देखिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और कंटिन्यूस वाटर सप्लाई बनाए रखते हैं कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ताकि जो है वो क्या कर सके, वो थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड क्रॉप्स को पानी मिलता रहे। ठीक है, तो ये पेरिनियल इरिगेशन हो गया। कुल मिला कहने का मतलब यही है कि थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड पानी मिलेगा और कंटिन्यूस वाटर सप्लाई बनी रहती है कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये दो टाइप का होता है, डायरेक्ट इरिगेशन, दूसरा होता है स्टोरेज इरिगेशन। तो डायरेक्ट इरिगेशन में कुछ नहीं, जब हम लोग रिवर से सीधे मेन कैनाल में पानी को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर उसको क्रॉप पे अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट इरिगेशन हो जाता है। और स्टोरेज इरिगेशन वो इरिगेशन है, मतलब वो कैटेगरी है पेरिनियल इरिगेशन की, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर को स्टोर कर देते हैं।
ठीक है। इसमें क्या करते थे, रिवर्स से सीधे हम लोग मेन कैनाल में क्या करते थे, किसी पानी को डाइवर्ट कर देते थे, डाइवर्सिफिकेशन यूज़ करके पानी को डाइवर्ट कर देते थे और सीधे फिर जाके क्रॉप पे अप्लाई कर देते थे मेन कैनाल से। बट स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं अंडर वियर या बैराज, फिर उसको क्रॉप पे अप्लाई करते हैं। दूसरा आता है फ्लड और फ्लड इरीगेशन। इस पर कुछ नहीं करते हम लोग, लैंड को पूरी तरीके से सेचुरेट कर देते हैं पानी से, मतलब पूरा एकदम उसको सबमर्ज कर देंगे लैंड को, ताकि पूरा सॉइल क्या हो जाए, सेचुरेट हो जाए। इसको हम लोग अनकंट्रोल्ड इरिगेशन या इनंडेशन इरिगेशन भी बोलते हैं। ये मेनली डेल्टा रीजन्स में की जाती है। डेल्टा रीजन्स आप जानते होंगे, जहाँ से रिवर कई पार्ट में ब्रेक होके जाती है, और ये कॉमनली फ्लैट और प्लेन टेरेन में होता है और मोस्टली ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो उन डेल्टा रीजन्स में हम लोग क्या करते हैं, फ्लड इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है क्या, सब सरफेस इरीगेशन। ये सेकेंड टाइप का इरीगेशन है। देखिए जैसा नाम है वैसा काम है यहाँ पे भी। सब सरफेस इरीगेशन में क्या है, यहाँ पे जो वाटर होता है वो हम लोग सरफेस के नीचे, मतलब सरफेस पर नहीं, सरफेस के नीचे सीधे प्लांट के रूट जोन्स में पानी को अप्लाई करते हैं। और पानी प्लांट जो होता है वो पानी क्या कैपिलरिटी के थ्रू ले लेता है और अपना तो उसका नरिशमेंट उसी से होता है। तो देखिए जो सब सरफेस इरिगेशन में जो पानी जो मेनली जो सरफेस के नीचे जाता है वो दो तरीके से जाता है, एक तो नेचुरल वे में, एक आर्टिफिशियल वे में। नेचुरल वे में क्या होता है, जितनी भी कैनाल्स और चैनल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि सीपेज के थ्रू, जब कैनाल्स में पानी बह रहा है तो क्या होता है, सीपेज के थ्रू पानी वो सॉइल के अंदर बढ़ता जाता है और उसी पानी को क्या करता है, प्लांट ले लेता है कैपिलरिटी के थ्रू। तो ये एक नेचुरली हो रहा है। तो ये क्या है, नेचुरल सब इरिगेशन, ये सब सरफेस इरिगेशन का एक टाइप हो गया। ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल सब इरिगेशन, जिसमें कि हम लोग आर्टिफिशियली ड्रेन्स के थ्रू क्या करते हैं, उस पानी को प्लांट्स के रूट जोन्स में अप्लाई करते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं ओपन जॉइंट ड्रेन्स का, जो कि सॉइल के नीचे हम लोग बिछाते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, बहुत स्मॉल स्केल पे किया जाता है, और जिन क्रॉप्स में हाई रिटर्न मिले, मतलब हाई रिटर्न मतलब जो कैश क्रॉप्स हो, उन्हीं में हम लोग क्या करते हैं, इस इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक हमको और पढ़ना है, एडवांटेजेस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन ओवर फ्लो इरिगेशन। तो देखिए लिफ्ट इरिगेशन हम जानते हैं, लिफ्ट और फ्लो इरिगेशन दोनों जो है वो सरफेस इरिगेशन का क्या है, एक टाइप है। तो लिफ्ट इरिगेशन हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, तो पहला तो रीज़न ये है कि इसको हम लोग लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फार्म पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जबकि फ्लो इरिगेशन पे हमको क्या करना पड़ता है, हमको कैनाल्स पे डिपेंड करना पड़ता है, अगर वो प्रॉपरली लाइंड है ये देखना पड़ता है, नहीं तो फिर उसमें सीपेज होगा, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट इरिगेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरा, वाटर जो है, जो डेप्थ पर रिक्वायर्ड होता है, कितनी डेप्थ पर हमको वाटर अप्लाई करना है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिफ्ट इरिगेशन से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मीन्स रहते हैं। जबकि फ्लो इरिगेशन में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, जो लिफ्ट इरिगेशन से जो हमको पानी मिलता है उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लॉसेस दो तरीके से होते हैं, एक इवेपोरेशन, एक सीपेज। इवेपोरेशन मतलब क्या, जो इवेपोरेट होकर पानी लॉस होता है, और सीपेज जो कि अगर लाइनिंग ना की गई हो कैनाल की प्रॉपर तरीके से, तो पानी सीपेज के थ्रू भी बहुत लॉस होता है। तो ये सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज है इसका, फ्लो इरिगेशन का, जो कि हमको लिफ्ट इरिगेशन में नहीं मिलता। इसके बाद इरिगेशन एफिशिएंसी बहुत हाई रहती है किसमें, लिफ्ट इरिगेशन में। कैश क्रॉप्स जो ग्रोन की जाती है वो मेनली जो है किससे, लिफ्ट इरिगेशन से ही ग्रो की जाती हैं। आगे पॉइंट है, ड्रॉट के टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिफ्ट इरिगेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्लो इरिगेशन में ज़रूरी नहीं कि हमको पानी मिले ही मिले, लेकिन लिफ्ट इरिगेशन में क्योंकि हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंप्स लगा के हम लोग वाटर को, ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इससे एक इंश्योरिटी बनी रहती है ड्रॉट के टाइम पे भी। इसके बाद आइसोलेटेड पैचेस ऑफ लैंड कैन बी इजीली इरिगेटेड वेयर द कैनाल वाटर कैन नॉट रीच। कैनाल वाटर जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इरिगेशन कर सकते हैं। अगर हाई यील्ड्स चाहिए तो उसके लिए हमको गुड वाटर मैनेजमेंट चाहिए होता, जो हमको किसमें, लिफ्ट इरिगेशन में ही मिल पाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप एक बार
पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि क्यों हम लोग लिफ्ट इरिगेशन को फ्लो इरिगेशन के ऊपर प्रेफर करते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ऑल्सो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें कि हम लोग मेथड्स ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।